वंदे भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी सर्द हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, आइए नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां पर कल बेहद सर्द हवाएं चलने की स्थिति बन रही है और साथ ही पाला भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो फिलहाल सर्द हवाओं और पाले से राहत नहीं है। अगली खबर जो आ रही है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है, जहां पर कल कुछ हिस्सों में काफी सर्द हवाएं चल सकती हैं, यानी हरियाणा में भी काफी ठंडक कल महसूस की जा सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कल बेहद घना कोहरा छाने की यहां पर स्थिति बन रही है। इस तरह की संभावना नजर आ रही है, काफी घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 दिन सर्द हवाओं के साथ यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, तो उत्तर प्रदेश में काफी ठंड हो सकती है। अब बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सर्दी का क्या आलम है, कहां ठंड ज्यादा पड़ रही है, कहां कोहरा छा रहा है, कहां पर शीतलहर चल रही है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको यहां पर हरे रंग में दिखाई दे रहे होंगे। इन राज्यों को लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं वहां को लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं अगर आप नारंगी रंग में देखें तो ज्यादातर क्षेत्र आप नारंगी रंग में देख रहे हैं, जिसको लेकर सावधान रहने की बात की जा रही है, एक तरह की चेतावनी है। शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ। तो देखिए पंजाब में कहीं कहीं घना कोहरा हो सकता है, साथ ही दिन के वक्त काफी ठंडक हो सकती है, तापमान भी काफी नीचे जा सकता है, यानी दिन काफी ठंडा हो सकता है। इसी तरह की स्थिति हरियाणा और दिल्ली में भी रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी काफी ठंडक हो सकती है, तापमान दिन का काफी नीचे जा सकता है। वहीं अगर हम राजस्थान और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए इन सभी क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां भी खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में दिन काफी ठंडा हो सकता है और काफी ठंडी सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान में फिलहाल सर्द हवाओं और पाले से राहत मिलने की संभावना नहीं है और इसी तरह की स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो देखिए बिहार की बात करें तो यहां पर भी कोहरा छा सकता है और दिन ठंडा रह सकता है और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं बारिश के हाल के बारे में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 24-48 घंटों में यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पर ठंडक काफी रह सकती है, कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी छा सकता है पंजाब और हरियाणा के, और साथ ही दिल्ली में भी काफी ठंडक हो सकती है, लेकिन फिलहाल बारिश होने की यहाँ पर संभावना नहीं है। लेकिन वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके साथ ही आगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार और झारखंड में फिलहाल बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के साथ ही अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसके साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन दक्षिण के किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, जिसमें हम नजर डालते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश पर। साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और साथ ही अगर हम राजस्थान पर भी नजर डालें तो देख सकते हैं, चाहे मध्य भारत की बात करें या फिर पश्चिमी राज्यों की बात करें, कहीं भी फिलहाल बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही, कैसा रहा मिजाज। शुरुआत करते हैं हम हिमाचल प्रदेश से। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कोहरा छाया। वहीं पंजाब की बात करें तो सर्द हवाओं से अभी भी पंजाब में राहत नहीं है और पिछले 24 घंटों में भी ऐसी स्थिति रही। उत्तराखंड में भी कोहरा छाया कई क्षेत्रों में और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन काफी ठंडा रहा। ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं कि
जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करे तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और असम और साथ ही मेघालय में कहीं कहीं बारिश हुई है। बिहार में भी कोहरा छाया और दिन के समय काफ़ी ठंडक महसूस की गई। सर्द हवाएं यहाँ भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई हैं, महसूस की गई हैं। मध्य भारत में अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पाला पड़ रहा है लगातार और सर्द हवाओं से यहाँ भी राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और पिछले 24 घंटों में भी ऐसा ही हाल रहा। अब बात करते हैं मौसम विभाग के स्थापना दिवस की। जी हां, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 148वां अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी और सटीक तरीके से पहुंच पाएंगी। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी और सलाहकार सेवाएं किसानों और मछुआरों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हुई हैं। अगर हमारे किसानों के पास मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की जानकारी होगी तो वो फसलों को होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे। केंद्र सरकार सटीक जानकारी के लिए मौसम विभाग के रडार नेटवर्क की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। 2013 में इनकी संख्या 15 थी। इस साल ये बढ़कर 37 हो जाएगी, जबकि 2025 तक इनमें 25 और रडार जुड़ जाएंगे। इसके अलावा कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं के तहत 2025 तक 660 जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। पिछले 4-5 वर्षों में ही हमारे डॉपलर वेदर रडार 15 से बढ़कर के 37 हो गए और यदि हम कई बार उल्लेख करते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्या क्या आयाम हासिल किए हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों सहित प्रमाणित करने वाली ये बात है कि 1947 से लेकर के 2014 तक यदि केवल 15 डॉपलर थे तो पिछले 8 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर के 15 से 37 हो गई, दुगनी से ज़्यादा। और अगले 5 वर्षों में 25 और उसमें जोड़ दिए जाएंगे ताकि सारे देश का पूरा क्षेत्रफल उससे कवर कर दिया जाए। उसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र को लेकर के काफ़ी अधिक सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आईएमडी सभी विभागों के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए किस प्रकार किसान को उसकी अनुकूलता के अनुसार काम करने का अवसर रहे, उसको देख करके इस प्रकार के नए विकल्प सोचे जा रहे हैं। उसमें एसएमएस भी ये करते हैं, उसमें अब तो व्हाट्सएप भी है, क्राउड सोर्सिंग भी शुरू कर दी इन्होंने किसान के लिए कि जहाँ एक और मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जहाँ एक और उन्होंने ड्रोन दिया, वहाँ एक और आईएमडी भी अपनी तरफ से योगदान करे ताकि इंटेग्रेटेड एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए हम एक जमीन तैयार कर सकें। मॉनसून मिशन कार्यक्रम में प्रति रुपए के निवेश पर 50 रुपए का लाभांश मिला है। दूसरी ओर मौसम विभाग आपदाओं को कम करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया कार्यवाही शुरू करने में भी मदद कर रहा है। भारत का मौसम विभाग दुनिया का सबसे पुरातन है। 3000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक दार्शनिक लेखन में बादलों के बनने, बारिश की प्रक्रियाओं और मौसमी चक्रों के बारे में गंभीर चर्चा मौजूद है। वर्तमान मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तब से मौसम विभाग ने काफी प्रगति की है। दिल्ली में आयोजित 148वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव डीएस पांडेयन भी मौजूद थे। आईएमडी जो है 148 फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट किया है। ठीक है, हमारा मौसम विज्ञान विभाग जो है सबसे पुरातन है, राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा 1875 से हम लोग हमारा जो डिपार्टमेंट स्थापित हुआ, तो उसकी आज एक बड़ा दिवस बनाया हम लोग। और आपने देखा होगा हमारा माननीय मंत्री महोदय भी थे और आज भी हमारा जो है राडार का 4 जगह में जो मेनली पश्चिम हिमालय इलाका है, जैसे सुरकंदा है, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो गवर्नर हमारे थे साथ थे और ये काफ़ी मतलब धूमधाम था। और यही है कि हमारे इसमें होश बढ़ता है और अच्छा है कि आईएमडी जो है सभी ने देखा होगा कि लास्ट 8-10 ईयर्स में 40% नेट इम्प्रूवमेंट इन दी फोरकास्ट स्किल, चाहे मानसून रेनफॉल हो चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, तो सारा का मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। राडार जैसे 15 था, 10 साल के अंदर 37 हो गया है ना। सो ये शो करता है कि कितना गुना हम बढ़ गए।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर जारी रहेगा। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से कितना इजाफा हुआ और कितना पारा नीचे गया। तो चलिए तापमान के हाल में शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान में सबसे पहले हम नजर डालते हैं उड़ीसा पर, जहां आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। उड़ीसा में आप देख रहे हैं कि 3.1 से 5.1 सेल्सियस के रेंज में ये तब्दीली दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहाँ देखिए 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतर क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। ये रेंज है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर हम बात करें राजस्थान की तो खासतौर पर पूरे राजस्थान, इसके अलावा कच्छ और सौराष्ट्र पर भी नजर डाल लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट है और 5.1 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है और राजस्थान में अभी भी पाला और सर्द हवाओं का आलम जारी है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। दिल्ली में भी शीतलहर चल रही है, चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ पर न्यूनतम तापमान नीचे गया है, सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही पश्चिमी राजस्थान के चूरू में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार तापमान जो माइनस में जा रहा है और -2.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की रेंज में तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, सामान्य से ये ऊपर रहा है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं और साथ ही अगर हम बिहार पर भी नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, साथ ही हरियाणा और दिल्ली के बारे में। यहाँ भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की रेंज में कम दर्ज किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में काफी ठंड महसूस की जा रही है। आपने देखा कि न्यूनतम तापमान भी इसी तरीके से सामान्य से कम दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान में भी ऐसी स्थिति है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही है। आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज कराया गया है, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही कमी दर्ज की गई है और ठंड लगातार बनी हुई है। बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही साथ कोंकण, गोवा की। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3.1 से 5.1 की रेंज में कम दर्ज किया गया है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो केरल के पुनलूर में 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। सामान्य से कहां पर अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है और कहां नीचे लुढ़का है। अब बात करते हैं देश के अन्य हिस्सों की, वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही।
और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। नजर डालते हैं एयर क्वालिटी पर, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही, बिगड़ी या सुधरी। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं, जहां आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 304 है और ये अभी भी खराब की स्थिति में है। पटना की बात करें तो वहां भी वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। 347 है पटना की वायु गुणवत्ता और ये भी खराब है। बेंगलुरु की बात करें तो थोड़ा इसमें और सुधार आप देख रहे हैं, 100 से नीचे आ गई वायु गुणवत्ता और ये 82 है, जो कि अच्छी है। पुणे की बात करें तो पुणे की वायु गुणवत्ता लगातार संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है, 160 है आज भी। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही देश के जो अन्य बड़े जो शहर हैं वहां की स्थिति क्या है। इसमें हैदराबाद का अगला नंबर है तो 100 से नीचे है वायु गुणवत्ता, 92 है और ये भी फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले से सुधार है, 175 है, जो कि अब संतोषजनक श्रेणी में आ गई है। मुंबई की हालत एक बार फिर से बिगड़ी हुई है, 261 है वायु गुणवत्ता मुंबई की भी। हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से, पिछले एक सप्ताह से कुछ ना कुछ इसमें सुधार, कमी नजर आ रहा है। और अभी आपने देखा कि देश के जो बड़े राज्य हैं वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी रही। अब बात करते हैं पर्यटन मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में जो देश के मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लद्दाख किले से, जहां आप देख सकते हैं मंगलवार को अच्छी धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार को बादल छा सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। तापमान आप देख रहे हैं जहां मंगलवार को -2 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन -3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान -15 तक जा सकता है, यानी -11 से -15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान हो सकता है। यानी काफी ज्यादा तापमान में यहाँ पर गिरावट है और ठंडक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ धूप छांव का खेल भी चलता रहेगा और धूप निकलती रहेगी बीच बीच में। गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है, यानी अगले 2 दिन बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाला है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर कोहरा छा सकता है, फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। बुधवार और गुरुवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप के दर्शन हो सकते हैं। शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं शुक्रवार को ठंड से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री रह सकता है। कुल मिलाकर अगले 4 दिनों में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। बिहार के नालंदा की बात करें तो अगले 4 ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री से उतार चढ़ाव हो सकता है। इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे हैं 1 से 2 डिग्री अगले 4 दिनों में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के मौसम साफ नहीं रहेगा अगले 4 दिनों में। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, काफी पसंद किया जाता है। यहाँ पर अगले 3 दिन मौसम काफी अच्छा है, खिली धूप रहेगी। तापमान देख सकते हैं कि 28 से 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। शुक्रवार को 28 डिग्री सेल्सियस, हालांकि शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है।
अब बात करते हैं मेघालय के शिलांग की, जहां आप देख सकते हैं चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और किसी तरीके से मौसम में गड़बड़ी की संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में समझ नहीं आती है। जो संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहेगा और शुक्रवार को 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो चारों ही दिन देख सकते हैं मौसम के लिहाज से काफी अच्छे हैं। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रह सकता है। कुल मिलाकर के चारों ही दिन मौसम काफी साफ रहने की संभावना है। गोवा के पणजी की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों दिन खिली धूप रहेगी। चारों दिन मौसम बिल्कुल साफ है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, 2 से 3 डिग्री ऊपर नीचे तापमान होता रहेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना है अगले 4 दिनों में। राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लें। राजस्थान में लगातार शीतलहर चल रही है और पाला भी पड़ रहा है और इसी तरीके से मंगलवार बुधवार को भी इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। मंगलवार को आप देख सकते हैं कि तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री। इसलिए सावधान रहें मौसम को देखते हुए। बुधवार को भी शीतलहर यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन 2 डिग्री से तापमान में आप देख सकते हैं थोड़ी राहत है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चारों ही दिन मौसम साफ नहीं रहेगा। फॉग और मिस्ट यानी विजिबिलिटी की भी समस्या हो सकती है, कोहरा भी छाया रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की स्थिति है चारों दिन की, जहां पर फॉग और मिस्ट यानी विजिबिलिटी की कमी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं कितना रहने की संभावना है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां के मौसम को देखते हुए कौन कौन सी फसलें हैं जिसको लेकर हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में काफी ठंड पड़ रही है, तापमान जहां काफी गिर रहा है वहीं हवा में नमी भी है, जिससे कई सारी बीमारियां फसलों को लग सकती हैं। आइए जानते हैं कि मौसम के लिहाज से आज किस क्षेत्र के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डालते हैं नजर। मणिपुर में इस समय कैनोला में फूल लगने का समय है। ऐसे में यहाँ किसान प्रति हेक्टेयर खेतों में मधुमक्खियों के 4 बक्सों को रखें और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। यहीं इस समय आलू को रोगों और प्याज को कीटों के प्रकोप से बचाएं। मिजोरम में इस मौसम में मक्के के रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यही फ्रेंच बीन को रोगों से बचाने के लिए इस समय सिंचाई करना बंद कर दें। नागालैंड के किसान इस समय प्याज की खुदाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ पपीते के बागों में नमी का ध्यान रखें। नमी को बनाए रखने और बागों को खरपतवार से बचाने के लिए पराली से मल्चिंग करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। यही समय ठंड और नमी के कारण सरसों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में ही इस समय अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान बोरो धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ के धुबरी जिले में इस समय सोयाबीन की बुआई की जा सकती है। और आइए खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको टमाटर के बारे में बताने वाले हैं। टमाटर की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से इसका अपना महत्व है। किसानों को इससे अच्छा फायदा भी होता है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये हमारे लिए काफी लाभकारी है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आइए डालते हैं नजर, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। फसलों की शान है